हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आपके सामने आज दृष्टि की करंट अफेयर जो यूपी स्पेशल हमारे यहाँ चल रही है। यूपी स्पेशल का ये फरवरी 2023 का जो है आज हम लेके आए हैं। फरवरी 2023 की लगभग आपकी 1 साल की करंट अफेयर हम यूपी स्पेशल कराने वाले हैं। और यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा यूपी पीसीएस में मेंस में आप जानते होंगे एक पेपर 6, 5 और 6 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसमें यूपी स्पेशल से ज़्यादा खबरें पूछी जाती हैं यूपी विशेष। इस पेपर से संबंध में मार्केट में बहुत सारी सामग्री आपके पास नहीं मौजूद है, इसलिए जो दृष्टि की यह टीम तैयार कर रही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले जनवरी वाली करंट अफेयर आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है नवंबर दिसंबर की महीने की दृष्टि अपलोड कर चुके हैं। तो ये जो बीच का गैप था इसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ हम फरवरी महीने की करंट अफेयर्स को। तो उत्तर प्रदेश विशेष की पहली खबर क्या है? 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश हुआ देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल। अब इससे संबंधित खबर है, एग्जाम के लिए जरूरी है, चर्चा में क्यों है। मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देश देने वाले 4 राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश ने। प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि की को नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने हर घर जल 75 लाख नल समारोहों के रूप में उत्साह के साथ मनाया। इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विभाग की समस्त टीम को इस उपलब्धि का बधाई देते हुए 75 इंजीनियर, अधिकारी और कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जल जीवन मिशन की 2 साल की सफलतापूर्वक यात्रा पर आधारित फिल्म हर घर पानी खुद निगरानी का अनावरण व विभाग की उपलब्धियां गिनाती ई बुकलेट का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में खासकर बुंदेलखंड में विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से गांव गांव तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मंचित किया गया तथा पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचने से मिली खुशियों को सांस्कृतिक झलकियों से प्रस्तुत किया गया। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने बहुत कम समय में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों में से 75,26,740 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथा स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश से आगे बिहार 1.58 करोड़ से अधिक, महाराष्ट्र 1.06 करोड़ से अधिक और गुजरात 91 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्य हैं। बात करते हैं बुलंदशहर खुर्जा के 55 गांव ईडा में शामिल। अब यह क्या चीज है देखते हैं। जैसे आप नोएडा के बारे में सुने होंगे, उसी तरह ईडा बनाया गया। क्या बनाया गया इसके बारे में पूरी जानकारी देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांव अब यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसे ईडा कहा गया, शामिल हो गए हैं इसमें। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या हैं? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे ईडा कहा गया, ने इन गांवों के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा। यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा जिले में आते हैं। अभी तक बुलंदशहर जिले के 40 गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में थे। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही एयरपोर्ट भी बन रहा है। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग हब भी विकसित होगा। इस हब को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना थी। इसके लिए प्राधिकरण को अपना दायरा बढ़ाकर दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के पास तक ले जाना था। इसके लिए प्राधिकरण ने 55 गांवों को शामिल करने की योजना बनाई। पीएम श्री योजना से बदलेगी गोरखपुर के 40 विद्यालयों की सूरत।
2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया, पीएम श्री योजना से गोरखपुर जिले के 40 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। इसकी प्रमुख बिंदु क्या क्या है, यह देख लेते हैं। बताया इन्होंने कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर विद्यालय पर करीब 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें एक माध्यमिक और अन्य प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। हर विकासखंड के 2-2 विद्यालयों को विभिन्न मानकों पर प्राप्तांक के आधार पर मॉडल स्कूल के रूप में चयनित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से सभी विकासखंडों से 4 स्कूलों की सूची तैयार कर भेजी गई है। बेसिक शिक्षा के कुल 80 स्कूलों में से 40 का चयन पीएम श्री के अंतर्गत करके उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इन विद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों को उनकी दक्षता के अनुरूप चाइल्ड पेडागोजी आधारित पाठ्यक्रम से शिक्षण कार्य संचालित होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस एवं द्रव अपशिष्ट जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त आदि अवधारणा को विकसित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पीएम श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया केंद्र सरकार की योजना है। इसमें देश के हर ब्लॉक से 2 विद्यालयों का चयन कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में योजना को 5 सालों के लिए 2022 से 27 लागू किया गया है। रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न मानकों के आधार पर जिले में माध्यमिक विद्यालयों में सिर्फ एक विद्यालय एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज ही खरा उतरा है। पीएम श्री के लिए भेजी गई सूची में इस वजह से सिर्फ एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का ही नाम है। मुख्यमंत्री डीजी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। 5 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर डीजी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल डीजी वैन जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। G20 के अंतर्गत इस मोबाइल डीजी वैन का उद्देश्य जनता को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी देना है, यानी कि कुल मिलाकर जागरूकता बढ़ाना। डीजी वैन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संचालित डिजिटल इंडिया अभियान की महत्वपूर्ण डिजिटल 9 पहलों जैसे माई गॉव, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई नाम, जेम पोर्टल, यूपीआई, उमंग, जीएसटीएन, साइबर सुरक्षित भारत, आरोग्य सेतु आदि को दिखाया जाएगा। इस वैन में वीआर सेटअप भी है, जिसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन जैसे यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से पेट्रोल पंप पर भुगतान, डिजिटल लॉकर के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना इत्यादि का वर्चुअल डेमो देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत राशन की दुकानों में ई पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा। इससे खाद्यान्न वितरण में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हुई है। भूतत्व एवं खनिक कर्म निदेशालय के तहत खनन प्रबंधन के लिए माइन मित्रा एवं अन्य तकनीकी अवसंरचनाओं का सृजन किया गया। इस वैन में 2 स्क्रीन इंटरेक्टिव क्विज के लिए हैं, जिस पर डिजिटल इंडिया व G20 के बारे में व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी क्रम में प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगामी 5 वर्षों में कुल 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए जाने का लक्ष्य है। अब तक 20 लाख युवाओं को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन प्रदान किए जा चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रेरणा पोर्टल विकसित किया गया है। तकनीक का बेहतर उपयोग करके मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, 1090 विमेन पावर लाइन हेल्पलाइन को समुचित रूप से क्रियान्वित कराया जा रहा है। आपकी परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। यूपी की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उसकी संख्या कितनी है, क्या है, नंबर क्या है। तो ये सब भी छोटी छोटी जानकारियां हैं, जरूर याद रखिए। कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए SJVNL ने उत्तर प्रदेश सरकार से AMU किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। 7 फरवरी 23 को मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 75
100 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन साइन किया। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, देखते हैं। कंपनी प्लांट लगाने के लिए प्राधिकरण से घाटमपुर या उसके आसपास क्षेत्र के करीब 3000 एकड़ जमीन मांगी है। इस जमीन पर करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी। इस प्लांट के लगने से करीब 3000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वहीं प्रदूषण रहित बिजली की वजह से पर्यावरण को लाभ होगा। SJVNL के अतिरिक्त महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी जालौन के कालपी उरई तहसील में 75-75 मेगावाट के प्लांट स्थापित कर रही है, जिनमें कालपी के परासन गांव में स्थापित प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आ गया है। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर में भी 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट निर्माणाधीन है। उल्लेखनीय है, सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली अन्य किन्हीं माध्यम से पैदा होने वाली बिजली से सस्ती होती है। कंपनी सीधे तौर पर ओपन मार्केट के अलावा उद्योगों व कानपुर मेट्रो जैसे प्रतिष्ठानों को बिजली बेचने के लिए संपर्क करेगी। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी कैडेट सम्मानित। 8 फरवरी 23 को उत्तर प्रदेश के राजभवन लखनऊ में एनसीसी ग्रुप मुख्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल एनसीसी कैडेट को सम्मानित किया गया। इस परेड में कुल 52 गर्ल्स कैडेटों में ने भाग लिया, जिसे ड्रिल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, देखते हैं। जैसे परेड टुकड़ी में 20 यूपी गर्ल्स बटालियन से 9 कैडेट, 19 बटालियन से 16 कैडेट, 63 बटालियन से 4 कैडेट, 64 बटालियन से 5 कैडेट, 67 बटालियन से 21 कैडेट, 39 से 8, 5 एयर स्क्वाड्रन एनसीसी से 9 कैडेट शामिल थे। साथ ही सीनियर डिवीजन के एनसीसी लड़कों ने ड्रिल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं लखनऊ एनसीसी ग्रुप मुख्यालय की 2 गर्ल्स कैडेटों का नेतृत्व पहल लगन विभिन्न कैंपों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डायरेक्टर जनरल एनसीसी दिल्ली का प्रशंसा पत्र, मेडल और 3000 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। डायरेक्टर जनरल एनसीसी का प्रशंसा पत्र सीनियर अंडर अफसर कीर्ति राय और सीनियर अंडर अफसर वैभवी भट्टे 67 उत्तर प्रदेश एनसीसी बटालियन को मिला। विदित है कि 75 जिलों में आए कैडेटों के सम्मान में राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वोच्च कलाकारों को 20 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन में मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 9 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम के वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम ने केंद्र सरकार से की गई सिफारिश में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र बिंदल के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने से खाली हुए पद पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की नियुक्ति की जाए। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर 3 अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए थे। यहाँ के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति होने के नाते उन्हें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। प्रीतिंकर दिवाकर का जन्म 22 नवंबर 1961 को हुआ था। उन्होंने दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से कानून में स्नातक किया। 1984 में वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। वे सेल, भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर दुग्ध संघ, CBSE और कई अन्य नगर निगमों के स्थायी वकील रहे हैं। उन्हें जनवरी 2005 में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वह 7 साल के लिए मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल, 5 साल के लिए स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के सदस्य थे। 31 मार्च 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वे पदोन्नत हुए। 21 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। 10 फरवरी 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई। मोटर बाइक रेसर श्रेयस विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। हाल ही में उन्होंने FIM मिनी GP वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई किया। श्रेयस भारत के पहले मिनी GP चैंपियंस भी हैं। युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को बचपन से बाइक चलाने का बहुत शौक रहा।
उन्होंने केवल 7 साल की उम्र से बाइक चलाना शुरू कर दिया। मोटोजीपी के आयोजक फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने श्रेयस के पालन पोषण का जिम्मा उठाया। 10 से 12 फरवरी 23 तक चलने वाले उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है, जो व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने, साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर की नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक, राजनेताओं को एक मंच पर लाता है। लखनऊ के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित नए बुनियादी ढांचे का उद्घाटन 12 फरवरी 2022 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में उपलब्ध खेल के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के प्रयास के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कुश्ती के लिए एक उन्नत हाल और एक खेल चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र महिला कुश्ती एथलीटों के राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहां पर भारत की विशिष्ट वर्ग की महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीओ लखनऊ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण के साथ ही इसकी क्षमता में काफी बढ़ोतरी हो गई। अब यहां किसी भी समय राष्ट्रीय शिविर में आने वाले खिलाड़ियों सहित 407 एथलीटों के रहने की क्षमता स्थापित हो गई। नया छात्रावास महिला एथलीटों को समर्पित होगा, जबकि 80 बिस्तरों के मौजूदा 2 छात्रावास इस केंद्र में लड़कों के प्रशिक्षण के लिए आरक्षित रहेंगे। खेल चिकित्सा केंद्र को मौजूदा मेडिकल सेंटर से अपग्रेड किया गया है। अब इसमें खेल विज्ञान विशेषज्ञों के साथ साथ एक खेल मनोविज्ञान भी होंगे। इस प्रांगण को पूरी तरह से सुसज्जित खेल विज्ञान केंद्र बनाने के लिए यहां पर उन्नत बायोमैकेनिक मशीनें लगाई जा रही। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में हुआ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहां कुल 19,058 एमओयू साइन हुए हैं। इसमें करीब 93,82,607 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा और एमओयू के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। उल्लेखनीय है, 3 दिवसीय यूपी जीआईएस 2023 का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी समिट में शामिल किया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया। यूपी ग्लोबल समिट के अंतिम दिन यूके पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में 6 समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल दवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को इस सेक्टर में 63,475 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। दवा और उपकरण से जुड़े कारोबार को लेकर कुल 156 करार अभी तक हुए हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अस्पताल खोलने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अध्यात्म इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शुमार है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने, निवेश हासिल करने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक नेताओं को सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए इस मंच पर बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस समिट में 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। दिसंबर 2022 में यूपी जीआईएस 2023 के लिए राज्य सरकार ने 16 देशों और भारत के 8 प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए थे, ताकि
उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और निवेश को बढ़ाया जा सके। इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं साझेदार देश रहे हैं, ये पार्टनर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को समिट का आयोजित किया। इसमें 28,000 करोड़ की विभिन्न कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर MOU साइन किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने G20 सम्मेलन के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 13 फरवरी 23 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के होटल सेंट्रम सुशांत गोल्ड सिटी में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई दी। सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेलीकॉम, जनजातीय मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय सहित भारत सरकार के अन्य विभागों, संस्थानों के प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में राज्य के IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन एवं संस्कृति, कृषि शिक्षा, अनुसंधान सहित अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। वहीं निजी संस्थानों का द्वारा भी अपने डिजिटल स्टॉल लगाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने मापल्स इंडिया द्वारा लोकेशन स्पेशल, जिसके माध्यम से लोकेशन प्राप्त की गई, सिविल 20 जो स्वयं सेवी संस्थाओं के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर शासन मुहैया कराता है, मिलिंद राज द्वारा निर्मित क्षेत्रीय ड्रोन जो 3 फीट की गहराई तक उर्वरता की जानकारी मुहैया कराता है, माइटी द्वारा डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा मानवीय अनुभवों को साझा किया जाता है, आदि के स्टॉलों पर जाकर बारीकी से अवलोकन किया तथा स्टॉल संचालकों से विस्तार से उनके स्टॉल से संबंधित जानकारी एवं अनुभव भी प्राप्त किया। अगली खबर है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा, नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा। केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया से मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सबसे अच्छी हरित प्रौद्योगिकी है जो प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। यह मिट्टी को खराब होने से बचाने के साथ ही उत्पादन भी बढ़ाती है, इसलिए यह किसानों के लिए सबसे अच्छी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की विशेषज्ञ समिति ने नैनो डाई अमोनिया फास्फेट, जिसे DAP कहा जाता है, मंजूरी दे दी। जल्द ही यह सामान्य की जगह ले लेगी। नैनो DAP से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और यह DAP से आधे मूल्य पर उपलब्ध होगी। मांडविया ने कहा कि एक वैकल्पिक उर्वरक है। सामान्य यूरिया का उपयोग करने पर केवल 35% नाइट्रोजन यूरिया का ही उपज द्वारा प्रयोग किया जाता है। अप्रयुक्त यूरिया मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही है और फसल उत्पादकता स्थिर हो चुका है। इसलिए वैकल्पिक उर्वरकों का चयन किया जाना आवश्यक हो गया है। PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। 14 फरवरी 23 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान PM मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अंतर्गत जनपद हरदोई की सीमा के अंदर कुछ भाग तथा ग्राम आटगड़ी सौरा, ग्राम अटारी, ग्राम रुदानखेड़ा, ग्राम विशुनपुर, ग्राम जिंदाना, ग्राम पराभदर दरही, ग्राम सालेहनगर, ग्राम शाहमऊ, ग्राम और तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के कुल 72 गाटे का रकबा 418.075 हेक्टेयर भूमि पर PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान, जिसे शॉर्ट में कहेंगे PM मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। भूमि को चिन्हित करते हुए इसमें हरदोई जनपद की 259.09 एकड़, लखनऊ की 903.07 एकड़ भूमि, 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निःशुल्क हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरित या अधिग्रहण किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV का गठन किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए
पेडअप कैपिटल की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 51% अंश उत्तर प्रदेश सरकार, 49% अंश भारत सरकार का होगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल के गठन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत होगा। एसपीवी में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन मुख्य कार्य अधिकारी तथा सचिव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अध्यक्ष होंगे। टेक्सटाइल पार्क हेतु एसपीवी का गठन करके संबंधित भूमि एसपीवी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत मास्टर डेवलपर का चयन करके अग्रेतर कार्रवाई कराई जाएगी, यानी कि आगे की कार्रवाई कराई जाएगी। भारत सरकार द्वारा दिए गए अन्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पीपीपी मोड पर टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1200 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। टीटीएल एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मिली अनुमति। 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के मध्य तैयार किए गए एमओए हस्ताक्षरित कर अग्रेतर कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी, यानी कि आगे की कार्रवाई के लिए। अब इसमें कुछ प्रमुख बिंदु कौन से हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, तो उनको देखते हैं। इसके तहत टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड टीटीएल के सहयोग से प्रदेश में 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किए जाने हेतु राज्य सरकार टीटीएल के मध्य एमओए हस्ताक्षरित किया जाएगा। भविष्य में परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित संशोधन परिवर्धन किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। एमओए अनुसार टीटीएल का वित्तीय अंश 4282.9668 करोड़ रुपए एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का अंश जीएसटी सहित 713 करोड़ रुपए, प्रत्येक चयनित आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट बिल्ट अप स्पेस निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 477 करोड़ रुपए को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की कुल वित्तीय अंश विभाग का 1190 करोड़ रुपए प्लस टीटीएल का वित्तीय अंश 4282.9668 करोड़ रुपए, और जब कुल मिला देंगे कुल लागत कितनी आ रही है 5472.9668 करोड़। एमओई इस अवधि 10 वर्ष 9 माह है, जिसमें 9 माह परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी हेतु। हस्ताक्षरित किए जाने वाले एमओए में प्रथम 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष की शर्तों और दोनों पक्षों के कार्यों का उल्लेख पृथक से किया गया। 10 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की आपसी सहमति के आधार पर नवीनीकृत किए जाने का तत्समय विचार किया जाएगा। उसी समय इंडस्ट्री 4.0 प्रस्ताव की मांग के अनुसार टीटीएल द्वारा 150 आईटीआई में 11 दीर्घ अवधि के एवं 23 अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। टीटीएल के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदेश की इन आईटीआई में इन नवीन पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व से नियुक्त प्रशिक्षकों, साथ ही आईआईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को भी दक्ष किया जाएगा। मतलब जो प्रशिक्षण ले रहे, इतनी टफ हिंदी का प्रयोग किया गया है इसमें कि सामान्य रूप से इसे हम ट्रेनी भी लिख सकते थे, जो ट्रेनी होंगे वहाँ जो प्रशिक्षण ले रहे होंगे, लेकिन क्या ही बताएं, क्योंकि आप ध्यान देंगे चाहे यूपी की बात करें या फिर यूपीएससी की अगर बात करें, दोनों जगहों पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ऐसी ही हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से आप फैमिलियर रहेंगे तो बेहतर होगा। इससे प्रशिक्षार्थियों को टीटीएल के सहयोगी कंपनियों में ओजेटी ऑन जॉब ट्रेनिंग व टीएसटी ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त होगा। सफल प्रशिक्षार्थियों को टीटीएल की सहयोगी कंपनियों, अन्य कंपनियों में अप्रेंटिसशिप रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्नयन से दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिवर्ष लगभग 12 से 15,000 अभ्यर्थी, अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष लगभग 15 से 20,000 अर्थात कुल लगभग 35,000 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर करेगा बिजली बैंकिंग। 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बताया, योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों पर सभी क्षेत्रों में भरपूर निर्बाध बिजली देने के प्रयासों को फलीभूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने दूसरे राज्यों के बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है। अब यह बिजली बैंकिंग क्या है, कुछ महत्वपूर्ण शर्तें इसमें क्या क्या हैं, कौन कौन सी बातें देख लेते हैं।
चेयरमैन एम देवराज ने बताया, बिजली बैंकिंग के तहत सर्दियों सामान्य दिनों में जब राज्य में बिजली की मांग औसत अथवा कम रहती है, उस समय कारपोरेशन उपलब्ध अतिरिक्त बिजली जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के साथ ही एनटीपीसी को देगा। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने पर जरूरत के मुताबिक इस बिजली को इन राज्यों से वापस लिया जाएगा। गौरतलब है कि 2014 में महज 1,42,64,000 बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए, 25 करोड़ हो गए। 2014 में बिजली की अधिकतम मांग 12,327 मेगावाट थी। वह 2022 में दोगुने से भी अधिक हो गई, 26,589 मेगावाट। बिजली सप्लाई के घंटों में भारी वृद्धि हुई। जिला मुख्यालय उद्योगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही, गांव को भी 6 घंटे अधिक बिजली मुहैया कराई जा रही। उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलने से निवेशक भी उत्तर प्रदेश आने को आतुर नजर आ रहे हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए भारी भरकम निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आएगा। उद्योगों के आउटपुट से राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में तेज से इजाफा होगा। माना जा रहा 2 से 3 साल के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। उद्योगों के साथ आने के साथ ही पावर कॉरपोरेशन को आने वाले सालों में बिजली की मांग की संभावित वृद्धि का आकलन नए सिरे से करना होगा, जिसकी तैयारी पावर कॉरपोरेशन ने शुरू कर दी। कॉरपोरेशन ने चेयरमैन एम देवराज के मुताबिक बिजली बैंकिंग के बड़े फैसले के बाद पावर कॉरपोरेशन सर्दियों व आम दिनों में राज्य के पास उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को पावर एक्सचेंज से बेचेगा नहीं, बल्कि जिन राज्यों के से करार हो रहा है उन्हें दे देगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 19 मिलियन यूनिट, तमिलनाडु में 61.56 मिलियन यूनिट का समझौता पहली बार किया। कर्नाटक और एनटीपीसी से करार प्रस्तावित है। बैंकिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जुड़े राजस्थान से पिछले 449 मिलियन यूनिट का करार किया था। अब करीब 4 गुना अधिक 1967.8 मिलियन यूनिट की बैंकिंग का करार किया गया। मध्य प्रदेश से भी बैंकिंग का करार हुआ है। चेयरमैन बताते हैं कि इस प्रयास से प्रदेश में बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्दियों में जब मांग कम रहती है, उस समय उत्पादन गृहों को पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों को अतिरिक्त बिजली चली जाएगी। बिजली बैंकिंग के तहत कारपोरेशन इन राज्यों को सरप्लस बिजली होने पर करार के मुताबिक तय बिजली देगा। ये राज्य जब उत्तर प्रदेश को जरूरत होगी तो ली गई बिजली वापस करेंगे। जब राज्य में जून से सितंबर की बिजली की मांग अधिकतम होगी, उस समय भी बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। पावर एक्सचेंज से 12 रुपए अधिक की दर से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। हमेशा गर्मी के दिनों में पावर एक्सचेंज में बिजली का रेट बहुत अधिक रहता है। चेयरमैन ने बताया कि 7,413 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाइयों से बिजली का उत्पादन 2025-26 शुरू हो जाएगा। 23-24 के अंत तक इसमें 5,000 मेगावाट की इकाइयां चलने लगेंगी। 2021-22 में 927 करोड़ रुपए, 2022-23 में अब तक 91 करोड़ की बिजली खरीदी जा चुकी। 2030 तक राज्य में बिजली की अनुबंधित उत्पादन क्षमता 40,392 मेगावाट तक जानी है। 2023 में अनुबंधित उत्पादन क्षमता 32,356 मेगावाट तक ले जाने की है। 2022-23 बिजली की अधिकतम मांग 25,589 मेगावाट तक पहुंची है, जबकि 2014 में अधिकतम मांग 12,327 मेगावाट थी। 2023 से 24 में अधिकतम मांग 27,776 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, यह क्या है? मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार में लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने जा रही सरकार। कुछ प्रमुख एग्जाम के दृष्टिकोण से बिंदु कौन कौन से हैं? वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,000 करोड़ की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा हाउस टैक्स की अधिक वसूली करने वाले निकायों को अतिरिक्त पैसे भी इसके लिए दिए जाएंगे। प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 545 नगर पंचायतें, इसमें 239 नई और सीमा विस्तार वाले निकाय हैं। शहरों में कॉलोनियों के साथ ही कुछ मार्गों को बनाने की जिम्मेदारी निकायों के पास है। निकायों के पास सड़क सुधार योजना, केंद्रीय राज्य वित्त आयोग से पैसा प्राप्त होता है, लेकिन अतिरिक्त मद नहीं। इसलिए नगर निगम विकास मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना नाम से अलग मद बनाना चाहते हैं, जिससे शहर में लोगों को जरूरत के आधार पर सड़क की सुविधाएं दी जा सके। उच्च स्तर से सहमति के बाद नगर विकास निगम विभाग ने नए बजट के इस प्रावधान को करने का प्रस्ताव भेजा है। तर्क दिया है कि शहरी सड़कें प्रदेश के विकास का परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी आदि के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 1 लाख से अधिक संख्या वाले
निकायों में समग्र विकास के लिए नाली के साथ सड़क की सुविधा देना जरूरी है। इसलिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा निकायों में हाउस टैक्स वसूली को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए निकाय जितना हाउस टैक्स वसूलेंगे उसका 50% अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। नगर विकास विभाग का मानना है कि जिससे निकायों में हाउस टैक्स वसूली की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आय में बढ़ोतरी होगी। पूर्वांचल किसान 2023 में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियां सम्मानित। 20 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अमर उजाला की ओर से एक होटल में आयोजित पूर्वांचल की शान 2023 सम्मान समारोह में शान बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वैश्विक निवेश सम्मेलन के बाद प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर पहले स्थान पर आने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ काशी तो दूसरी तरफ प्रयागराज संगम नगरी है। कबीर भी अंतिम दिनों में पूर्वांचल पहुंचे। गोरखपुर में गोरक्षधाम की महिमा किसी से छिपी नहीं है। आजादी की लड़ाई में भी प्रदेश का अपना अलग ही योगदान है। इनका हुआ सम्मान कौन कौन से, कुछ खास लोगों को देख लेते हैं। अब खास का मतलब ये हुआ कि कुछ एक लोगों को देखा जाए, नाम आ जाते हैं, अदरवाइज आप गिन चुन के जो भी नाम दिए गए हैं याद भी कर सकते हैं। जैसे वाराणसी से, क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी की जो है लोकसभा सीट है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, शिक्षाविद प्रोफेसर राम मोहन पाठक। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भी जरूरी, कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी यहाँ के हैं। गाजीपुर यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया। मिर्जापुर विद्या सार्थक ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी अरुण कुमार दुबे। सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर के निदेशक पारितोष बजाज। सत्यम इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर जयप्रकाश मौर्य। इतने लोगों को समाया। और जौनपुर से मॉडर्न वीरेस सिक्योरिटी इंडिया फोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट ज्ञान प्रकाश सिंह। कुमुद गिरीश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक डॉक्टर क्षितिज कुमार शर्मा। ईशा हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव। और गोरखपुर से, जो जहां से की स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार। टेनिस खिलाड़ी सगुन कुमारी। डीपी मोटर्स के नितिन मतनहेलिया। और कुशीनगर गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधन निदेशक ओपी गुप्ता व कृष्णा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर संजय गुप्ता जी। लखनऊ में नवाबों की 5 ऐतिहासिक इमारतें बनेंगी हेरिटेज होटल। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर रेणु द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदलने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी। रेणु जी ने बताया कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद पर्यटन विभाग ने इसे असंरक्षित श्रेणी में डालते हुए यहां हेरिटेज होटल विकसित करने का नोटिस चस्पा कर दिया। इन इमारतों को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और हेरिटेज होटल बनने की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इमारतों को होटल का लुक देने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन विभाग की आय में भी इजाफा होगा। राजस्थान में इसी तरह के तमाम ऐतिहासिक इमारतों को होटल में बदलने का बड़ा फायदा हुआ। तेजी से पर्यटक इनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। रेणु जी ने बताया कि फिलहाल लखनऊ की 76 मंजिल रोशन उद्दौला कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास, फरहद बख्श को हेरिटेज होटल में तब्दील करने की तैयारी है। इन इमारतों को संरक्षित किए जाने के मामले में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विभाग में आपत्ति दर्ज करा सकता है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के निरस्त होने के 1 माह के भीतर आएंगी। रेणु जी ने बताया कि अन्य राज्य में इमारतों को होटलों में बदलने की इस मॉडल ने विरासत को बचाने में काफी मदद की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। इससे इन स्मारकों को जीर्ण शीर्ण होने से बचाने में भी मदद मिलेगी। इन ऐतिहासिक इमारतों को व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तन करने से इनके संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। राज्य एएसआई यह सुनिश्चित करेगा कि इमारत का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण विरासत को प्रभावित किए बिना किया जाए। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि अन्य राज्यों की तर्ज पर इन भवनों को हेरिटेज होटलों में बदलने से इनके संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही इससे राज्य की राजधानी में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। 76 मंजिल भवन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण यहाँ दिया हुआ है क्योंकि इनके बारे में जरूर पूछा जाएगा। इस भवन का निर्माण नवाब सादत अली खान ने 1798 से 1814 के बीच अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर करवाया था। इसके बाद बादशाह गाजिउद्दीन हैदर ने 1827 से 37 से शासन में इस भवन को संवारा गया। 76 मंजिल का इंडो इटालियन स्थापत्य कला से बना है। भूतल की दीवारों से गोमती का पानी टकराता है जिससे भवन में बराबर ठंडक बनी रहती है। इस भवन का उपयोग अवध की बेगमों के निवास के लिए किया जाता था।
यह भी माना जाता है कि सिंहासनारोहण के समय नवाब ने छत्र धारण किया, तब उसने इस महल के ऊपर भी छत्र लगवाया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्र मंजिल का प्रयोग क्रांतिकारियों ने किया। गुलिस्तानी ए इरम 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अवध के दूसरे नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। नसीरुद्दीन का निजी पुस्तकालय था। ब्रिटिश काल में सरकार का फार्म हाउस बन गया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने कैसर बाग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, क्योंकि यह नवाबों का गढ़ था। इसी आदेश के तहत गुलिस्तानी ए इरम को भी ध्वस्त कर दिया गया। कोठी दर्शन विलास कोठी दर्शन विलास जिस भवन में अब स्वास्थ्य निदेशालय स्थित है, वह कभी एक महल था। इसका निर्माण नवाब गाजीउद्दीन हैदर के शासनकाल में हुआ था। रोशन उद्दौला अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री रोशन उद्दौला ने इसका निर्माण कराया। इसे जल्द ही नवाब वाजिद अली शाह ने ले लिया। वास्तु में ब्रिटिश और मुगल कला दोनों के संकेत मिलते हैं। फरहत बख्श कोठी इस कोठी का मूल नाम मार्टिन विला है। इसका निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने 1781 में करवाया था। यह इंडो फ्रेंच वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह उनका निवास स्थान हुआ करता था। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में 150 आईटीआई अपग्रेड। 21 फरवरी 23 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने जा रही। अपग्रेडिंग के लिए 150 आईआईटी को चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में हजारों युवाओं को लाभ होगा। वे मौजूदा इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से स्किल और रोजगार हासिल कर सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कुल 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कुल 72 व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री जीरो प्रस्तावों की मांग के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप ऐसे नवीन व्यवसायों पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक औद्योगिक मांग के अनुरूप दक्ष यानी कि स्किल्ड मैन पावर तैयार किया जा सके। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के इस प्रस्ताव को शासन की ओर से मंजूरी दे दी गई है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एवं राज्य सरकार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग के बीच इसी संबंध में एक एमओए एग्रीमेंट भी किया गया। कौशल विकास मिशन के डिप्टी डायरेक्टर राजीव यादव ने बताया इस एमओए के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जिन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा उसमें आने वाले व्यय का 13% हिस्सा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जबकि 87% हिस्सा निजी कंपनी टीटीएल द्वारा उठाया जाएगा। अगली खबर है बलिया के राजीव रघुवंशी बने देश के डीसीजीआई। 22 फरवरी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाए गए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हुआ था। गौरतलब है कि डॉक्टर राजीव रघुवंशी के नाम से 250 से ज्यादा पेटेंट दवाएं भी हैं। राजीव सिंह रघुवंशी भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक पद कार्यरत थे। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले महीने डीजीसीआई के पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। इसको संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल समिति ने आदेश पारित किया है। विदित है कि डीजीसीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का एक प्रमुख पद होता है, जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके पास नई दवाओं की मंजूरी देने और क्लिनिकल ट्रायल को विनियमित करने का भी अधिकार होता है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित जो रेगुलेशन का काम होता है वह इसी के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दे दी। अब इसकी प्रमुख बिंदु क्या है? सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए वातावरण एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए विभिन्न आवश्यक संसाधनों का शूटिंग के लिए समग्र विकास हेतु फिल्म नीति लागू की। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण केंद्र बनाने के लिए राज्य में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में राज्य के कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि अगर वहीं के लोकल लोग होंगे। फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस के 2/3 दिन उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। नोएडा में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जा रही। प्रदेश के अन्य जिलों में भी फिल्म निर्माण की सुविधाओं के विकास की योजना है। फिल्म सिटी बनने वाले फिल्मों को भी इस नीति के अनुसार रियायत दी जाएगी।
इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, जैसे शूटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस, पर्यटन अतिथि गृह की व्यवस्था, विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी होगा। आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों, पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस और होटल के कमरे किराए पर 25% फीस छूट दी जाएगी। प्रदेश में अवधि, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी फिल्म शूटिंग के लिए 50%, हिंदी, अंग्रेजी अन्य भाषाओं में बनाने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें कुल शूटिंग दिवस के कम से कम 50% यूपी में शूटिंग होने पर 1,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वेब सीरीज की शूटिंग पर प्रति एपिसोड 10 लाख 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वेब फिल्म में 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के होने पर 25 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बनेगा हाईटेक मिलिट्री अस्पताल। 23 फरवरी को मीडिया की जानकारी के अनुसार प्रदेश के मेरठ जिले और राजधानी लखनऊ में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल का निर्माण होगा। इसमें क्या प्रमुख बिंदु हैं? अस्पताल का निर्माण का उद्देश्य देश की सेवा जुटे सैनिकों, सैन्य परिवारों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। करीब एक दशक पूर्व मध्य कमान की ओर से पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मिलिट्री अस्पताल की आवश्यकता जताई गई थी। कब? एक दशक पूर्व, ध्यान रखिए। 11-12 में इसके लिए एक प्रस्ताव भी बनाया गया था। 12-13 में प्रस्ताव पहले मध्य कमान और उसके बाद रक्षा मंत्रालय भेजा गया। अब रक्षा मंत्रालय ने मेरठ में रक्षा भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल के निर्माण के साथ राजधानी लखनऊ में भी अत्याधुनिक मिलिट्री अस्पताल को मंजूरी दे दी, जो मध्य कमान का सबसे बड़ा मिलिट्री अस्पताल होगा। मेरठ में यह मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण 379 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यह अस्पताल 545 बेड का होगा। मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल के लिए सेना ने मेरठ के भगत चौक से औघड़नाथ मंदिर के बीच जमीन पूर्व से ही चिन्हित कर रखी है। सेना की ओर से प्रस्तावित जमीन पर पूर्व में ही साइट फॉर एमएच का बोर्ड लगा दिया गया। इस नए मिलिट्री अस्पताल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवार लाभान्वित होंगे। इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर के प्रोफेसर सौरभ सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन के समय किस तरह से लोगों को ट्रामा सेंटर पहुंचाया जाए, उनका बेहतर इलाज हो, इसके लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर में दूसरे इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। बीएचयू ट्रामा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया, इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स के आयोजन के लिए इजराइल से 5 सदस्यीय चिकित्सीय टीम बुलाई गई। आयोजन से पहले टीम के सदस्यों ने ट्रामा सेंटर में मरीजों की इलाज, जांच की आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आपदा के समय बेहतर तरीके से प्रबंधन उद्देश्य से शुरू ट्रामा कोर्स में 39 टीटीसी के जवान, एनडीआरएफ, पुलिस, पीएससी जवान, आरपीएफ, सीआरपीएफ चयनित जवान प्रशिक्षण लेंगे। आयोजन में इजराइल में रैम बैम एचसीसी के निदेशक प्रोफेसर माइकल हालबरथल और उनकी टीम के अन्य सदस्यों समेत एम्स नई दिल्ली के ट्रामा सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर अमित गुप्ता द्वारा आपदा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मेडिकल फैकल्टी की नई नीति। अब इस क्या है नीति, देखते हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, प्रदेश में ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, जिसे एनएम बोला जाता है, जनरल नर्सिंग एवं एंड मिडवाइफरी और पैरामेडिकल कोर्स में अब प्रदेश स्तरीय मेरिट से दाखिला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी नई नीति बना रही। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी की नई नीति पर कॉलेज के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों ने सलाह मांगी है। प्रदेश में एएनएम की 19,220, जीएनएम की 18,323 सीटें हैं। पैरामेडिकल के विभिन्न डिग्री डिप्लोमा कोर्स में करीब 20,000 से अधिक सीटें हैं। अभी तक इनमें दाखिला कॉलेज प्रबंधन करता था, परंतु अब कॉलेज अपनी मर्जी से दाखिला नहीं ले पाएंगे। दरअसल 23-24 में केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत छात्रों को कोर्सवार आवेदन करना होगा। इसमें वरिष्ठता क्रम में कॉलेज का नाम भरना होगा। उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी में आने वाले आवेदकों में न्यूनतम योग्यता, इंटरमीडिएट में मिले नंबरों के हिसाब से राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जाएगी। फिर काउंसलिंग के जरिए कॉलेज अलॉट होंगे। फैकल्टी के सचिव प्रोफेसर आलोक कुमार के मुताबिक अभी तक यह आरोप लगता था कि कॉलेज को मिली भगत से कम मेरिट वाले छात्रों को मनचाहे कोर्स कॉलेज में दाखिला मिल जाता था, परंतु नई व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ेगी और मेधावी छात्रों के साथ न्याय होगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के बलिया के चितबड़ा गांव में 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से
7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गडकरी जी ने बताया, बलिया आरा के बीच 1500 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर ग्रीन फील्ड स्पर रोड बनाने के माध्यम से नए संपर्क मार्ग की घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने बताया कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ से पटना केवल 4.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बलिया से बक्सर आधे घंटे में, बलिया से छपरा 1 घंटे में और बलिया से पटना 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। बताया, ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार से छपरा, पटना, बक्सर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एक्सप्रेसवे से बलिया के किसानों को सब्जियां लखनऊ, वाराणसी, पटना की मंडियों में आसानी से पहुंच सकेंगी। सब्जी उत्पादक किसानों को वाराणसी, गाजीपुर, हल्दिया के 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल का सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 130 करोड़ रुपए की लागत से चंदौली से मोहनिया तक ग्रीनफील्ड सड़क बनेगा। यह सड़क उत्तर प्रदेश के चंदौली और बिहार के कैमूर जिले को दिल्ली कोलकाता जीटी रोड से जोड़ेगी। इसी तरह सैदपुर से मरदह तक सड़क बनेगा, जिसमें सैदपुर होते हुए मऊ से वाराणसी का सीधा संपर्क हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही आजमगढ़ जिले के पिछड़े इलाकों में नया कनेक्टिविटी मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा और बहुत लाभप्रद होने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और अगर आप नए हैं तो जैसा कि मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ, अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो निस्संदेह वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आपको लाइक करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता और सब्सक्राइब करने में भी, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी वीडियो देखी जा रही, लोगों को पसंद आ रही है, उनके लाभ के लिए है। तो अगर यह जायज़ है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक जब करिएगा तो ज़रूर कारण ज़रूर बता दीजिएगा। इसके साथ आपको ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं।